Hello guys, welcome back to online class. I am Lalit and today we are going to discuss our new topic. This one is today's topic. Sorry, screen ही पूरी की पूरी हिल गई. Just a minute. This one, it is written here types of softwares, है ना. तो आज हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. इससे पहले मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन वाला जो टॉपिक था हमारा, उस टॉपिक के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं प्रॉपरली. ठीक है. तो अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता देते हैं जिससे कि थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या हम करने जा रहे हैं. ये एक हायरार्की है. इस हायरार्की को ज़रा देखिए. ये भी आपकी बुक का ही एक पेज है, वहीं से एक फ़ोटो ले रखा है. इस वीडियो लेक्चर में हम वर्किंग हायरार्की ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इसकी बात भी कर सकते हैं. ऑन द होल ये ऑन स्क्रीन जो आपको एक हायरार्की दिख रही है, क्या दिख रहा है यहाँ पे? हियर इट इज़ रिटन हार्डवेयर. ठीक है. ये एक्चुअली हमारा कंप्यूटर सिस्टम किस तरह से अरेंज किया हुआ है, उसकी हायरार्की क्या है, उसके बारे में एक इमेज है, एक डायग्राम है, जिसके अकॉर्डिंग हम अभी सारा कुछ डिस्कस करेंगे. तो पहले आपके माइंड में एक इमेज सेट हो जानी चाहिए कि आखिर हम करने क्या जा रहे हैं. तो ये है हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर. हार्डवेयर मीन्स टेंजिबल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कि ये एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं इन्होंने: CPU, डिस्क, माउस एट्सेट्रा. ठीक है. तो ये तो हो गया हार्डवेयर. अब केवल एक हार्डवेयर से एक ह्यूमन डील नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है और बाइनरी लैंग्वेज पे वर्क करती है. ठीक है. तो ये जो हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर से डील करने के लिए हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल रहता है. ठीक है. इस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है. तो एक तो हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर डील करेगा हमारे हार्डवेयर के साथ. ठीक है. अब हार्डवेयर के साथ जब सॉफ्टवेयर सिस्टम डील करेगा तो इसमें जो मेन पार्ट्स आते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम के, वो आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर, डिवाइसेस के ड्राइवर्स और यूटिलिटीज़. तो ये चार टर्म्स हम स्टडी करने जा रहे हैं. ठीक है. तो सॉफ्टवेयर का फर्स्ट पार्ट तो ये हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर. सेकंड पार्ट जो आएगा वो आएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम क्या क्या स्टडी कर सकते हैं? वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है, ग्राफिक्स डिज़ाइन के जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर कोई बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर, कोई गेम का सॉफ्टवेयर हो सकता है. ठीक है. इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, यानी कि जो स्पेसिफिक टास्क के लिए ही यूज़ होते हैं, इनका एक टास्क स्पेसिफिक होता है. जैसे कि MS वर्ड है ना. तो MS वर्ड का वर्क क्या है कि वो केवल ये जो पैराग्राफ्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि जो डेटा होगा, इस तरह का जो डेटा होगा उसी पे केवल वर्क करेगा. अगर हम स्प्रेडशीट की बात करेंगे तो स्प्रेडशीट में कैलकुलेशंस भी हो जाएंगी और आप उसमें टाइपिंग भी कर सकते हो, आप उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस भी क्रिएट कर सकते हो, फाइल्स के प्रिंट भी ले सकते हो. ऑन द होल तो स्पेसिफिक टास्क होते हैं. ठीक है. तो अब हम वापस चलते हैं हमारी PDF की तरफ. सो हियर इट इज़. इस PDF में फोर्थ पेज से हम स्टार्ट कर रहे हैं. इससे ऊपर जो भी डेटा था उसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं. ठीक है. ये वाला जो है, अच्छा, तो जो मैंने अभी यहाँ पे बोला था लगभग थोड़ा बहुत सेम उसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा. टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. लिसन, सबसे पहले इन्होंने बताया है बुक में कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कौन सी टू मेन कंपोनेंट से मिलके बना है. तो नंबर 1 इज़ हार्डवेयर रिटन हियर. ठीक है. नंबर 2 इज़ सॉफ्टवेयर. अब हार्डवेयर की सबसे पहले ये बात करेंगे तो हार्डवेयर में वही है आपका CPU, UPS, हार्ड डिस्क, प्रिंटर. ठीक है. यानी कि सारे के सारे टेंजिबल कंपोनेंट्स जो हैं, दीज ऑल कम्स इन द हार्डवेयर. ठीक है. अब ये जो हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर खुद से इतना कैपेबल नहीं है कि सारा का सारा जो कैलकुलेशन होगी, प्रोसेसिंग होगी, वो ऑटोमेटिकली सारा का सारा
प्रोसेस करके आपको विजुलाइज कर देगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, नहीं। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और ह्यूमन के बीच में एक इंटरफेस होना ज़रूरी है, क्योंकि वो बाइनरीज में बात करता है, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं। तो बीच में जो भी एक कंपोनेंट आने वाला है, उस कंपोनेंट को हमने नेम दिया सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर एक सेट होता है कई सारे प्रोग्राम्स का, यानी कि बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। एक बच्चा उस दिन पूछ रहा था स्टार्टिंग में कि सर हम पाइथन में करेंगे क्या? ठीक है। तो इसी तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो प्रोग्राम्स हम क्रिएट करेंगे। अच्छा, तो सॉफ्टवेयर क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल प्रोग्राम्स हो गया, और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं ये इंस्ट्रक्शंस को पास ऑन करते हैं। आपने कहा एडिशन कीजिए, तो फिर वो एडिशन करेगा, वो कंप्यूटर को बताएगा, हार्डवेयर को बताएगा कि भाई एडिशन करना है। आप कहोगे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है, तो फिर वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करेगा वो बाइनरी में, हमारा जो हार्डवेयर है बाइनरी में कैलकुलेट करने के बाद फिर वो सॉफ्टवेयर के थ्रू वापस हमारी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस में, यानी कि ग्राफिकल इंटरफेस के थ्रू आपको विजुअल होगा स्क्रीन पे। ठीक है। तो ये बात हुई सॉफ्टवेयर की। अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर भी फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर? अब देखो भाई, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है। तो ये तो लिखा हुआ है सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, है ना। और उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बुक ओपन करके देखना आराम से। तो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नंबर 2 इज़ लैंग्वेज प्रोसेसर। ठीक है। सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात कर लेते हैं। ठीक है। ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे इतना देखो, द सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स इंटरनल कंप्यूटर ऑपरेशंस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। बात यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, यानी कि इंटरनल कंप्यूटर के हार्डवेयर्स को या फिर कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स के ऑपरेशंस को जो कंट्रोल करेगा उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलेंगे। बहुत सीधी सी लैंग्वेज में बोल देता हूँ कि सिस्टम के कंपोनेंट्स को जो कंट्रोल करेगा वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। क्लियर? अब ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज है, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। अब सबसे पहले अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, हियर ऑन दिस स्क्रीन द प्राइमरी गोल of operating system is thus to make the computer system convenient to use. The secondary goal is to use computer hardware in an efficient manner. ध्यान से पढ़ना इन लाइन्स को। And operating system is an important component of computer system which controls all the components of the computer system. ठीक है। तो थर्ड लाइन में सारी की सारी बातें क्लियर हो गई कि कंप्यूटर सिस्टम का जो ओवरऑल कंट्रोल है, ओवरऑल उसके जितने भी कंपोनेंट्स का जो कंट्रोल है वो कौन करेगा? वो करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पहले तो ये जान लो कि कौन सा होता है। आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, विंडोज़ एक्सपी है, विंडोज़ विस्टा है। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। इसके अलावा अगर लाइनक्स है तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर यूनिक्स है तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। तो ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। अच्छा, अब ये जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको बता देते हैं। सिर्फ एग्जांपल के तौर पे लीजिएगा। हमारे स्कूल में या फिर किसी भी स्कूल में जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल वर्क एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। प्रिंसिपल जो होते हैं, प्रिंसिपल मैडम या प्रिंसिपल सर जो होते हैं किसी स्कूल में,
वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह वर्क करते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे कंपोनेंट्स, स्कूल के सारे कंपोनेंट्स को रन करने में कैपेबल होते हैं। ठीक है। वो मैनेजमेंट से भी बात करते हैं, वो स्टूडेंट से भी बात करते हैं, वो टीचर्स से भी बात करते हैं, फोर्थ क्लास से भी बात करते हैं। वो ग्राउंड में या फिर बिल्डिंग में कोई एक्स्ट्रा वर्क होना होगा तो उसको भी उन्हें मैनेज करना है। ऑन द होल टोटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इट इज़ ऑफ प्रिंसिपल। तो यही काम ऑपरेटिंग सिस्टम का भी होता है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये बात हुई ऑपरेटिंग सिस्टम की। अच्छा, the same thing is also written here. An operating system is a program which acts as an interface between a user and the hardware. हार्डवेयर और यूज़र के बीच में एक इंटरफेस प्रोवाइड करेंगे। ऑन द अदर हैंड, टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो या मैनेजमेंट हो या फोर्थ क्लास एम्प्लॉइज़ हो, ये सारे के सारे जो कंपोनेंट हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को डील कौन करेगा? प्रिंसिपल। इन द सेम मैनर ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमारी कंप्यूटर के सारे जो इस तरह के कंपोनेंट्स हैं उनको मैनेज करेगा। ठीक है, मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं हमारे कंप्यूटर में? सो इट इज़ गिवन हेयर। कई सारी टर्म्स नई आएंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे अभी। हार्डवेयर, ठीक है, जो मेजर कंपोनेंट्स हो सकते हैं वो एक हार्डवेयर हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंप्यूटर के सिस्टम कंपोनेंट्स हैं ये। पॉइंट नंबर 3 पे है द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स रूटीन, और एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन में आ रहा है कंपाइलर, लिंकर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यूटिलिटीज़ प्रोग्राम। ये सारे के सारे अभी एक्सप्लेन होने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ह्यूमन वेयर यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ह्यूमन वेयर कई सारी बुक्स में केवल सिंपल यूज़र के लिए लिखा होता है, अ कॉमन यूज़र। ठीक है। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक चीज़ और यहाँ पे बतानी है, बाकी इससे ज़्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, कि देयर आर अ फ्यू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नंबर 1 सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इतनी सारी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जो कि आप सीनियर क्लासेस में एक सब्जेक्ट ही होता है पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओएस एक सब्जेक्ट होता है, तो ये सारे के सारे उसमें स्टडी किए जाते हैं आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल पे। ठीक है, अभी के लिए इन सभी में डीपली जाने की ज़रूरत हमें नहीं है। ओके, इसके बाद बात आती है पॉइंट नंबर 2 लैंग्वेज प्रोसेसर्स की। ठीक है भाई, फर्स्ट पॉइंट हमने ये स्टडी कर लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये वाला लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर की हम बात कर लेते हैं। देखो दो टर्म्स आती हैं जब हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स की बात करते हैं, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। टर्म नंबर 1 सोर्स कोड, टर्म नंबर 2 ऑब्जेक्ट कोड। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनमें कभी कंफ्यूज मत होना। ये क्या होती है वो बता देते हैं आपको। पहले एक लाइन पढ़ लेते हैं। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज हियर, फर्स्ट लाइन। जस्ट अ मिनट, एक्चुअली पेन वर्क नहीं कर रहा है, मैं ज़रा चेक कर लूँ। पेन नहीं, आज सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी। वेल कोई नहीं, पेन सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम यूँ ही काम कर लेते हैं। अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन ट्रांसलेट द सोर्स। रुक जाओ भाई, ठीक से हाईलाइट नहीं हुआ है, अब ठीक है। इतना पार्ट आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अ लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट कैन ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। ठीक है, Here you should know the meaning of this and this। तो बहुत सीधी सी बात ये है कि पहले तो हम इस टर्म की बात कर ले रहे हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर का मीनिंग ये कि वो सॉफ्टवेयर जो कि लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके, पॉइंट नंबर 1।
आई थिंक क्लियर होना चाहिए, जो कि लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके, यानी कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सके। यानी कि एक एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, उस एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए कि आप कहीं अदर कंट्री में जाते हैं, वहाँ की आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप क्या करते हैं कि वहाँ के एक पर्सन को पकड़ लेते हैं, ठीक है, या फिर वहाँ के किसी पर्सन को हायर कर लेते हैं, एज अ गाइड हायर कर लिया, या फिर जो भी है वहाँ से एक पर्सन लिया और उससे आपने बोला कि भाई मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तुम मेरे साथ चलना, और मैं जो कुछ भी हिंदी में या इंग्लिश में बोलूँगा आप उसको ट्रांसलेट कर देना सामने वाले को। सपोज़ अगर स्पेन गए हो तो फिर वहाँ की स्पेनिश लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट कर देना। तो वो जो पर्सन है वो पर्सन एज अ लैंग्वेज प्रोसेसर वर्क करेगा, या फिर बहुत सिंपल से वर्ड्स में बोलूँगा तो वो पर्सन एक ट्रांसलेटर का वर्क करेगा, ठीक है। तो ये वर्क हुआ लैंग्वेज प्रोसेसर का। अब लैंग्वेज प्रोसेसर जो हैं वो 3 तरह के हैं हमारे पास यहाँ स्टडी करने के लिए। दीज आर असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। तो ये तो हो गए 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ठीक है। इनके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये रह गया है, सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? सोर्स कोड रेफर्स टू द program code written by programmer in high level programming language such as C, C++, Java etc. और Python यू में से। तो सोर्स कोड सिंपल सी लैंग्वेज में अब ये समझ लो कि सोर्स कोड वो प्रोग्राम होता है या फिर सोर्स कोड वो कोड होता है जो कोई भी यूज़र हाई लेवल लैंग्वेज में लिखता है। दैट इज़, जैसे कि आप अगर पाइथन का कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो मैं बोलूँगा कि आप पाइथन का सोर्स कोड लिख रहे हो। क्लियर है? इस बात को होल्ड करके रखो, कंफ्यूज मत होना। सेकंड पॉइंट आता है आपका ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोड रेफर्स टू कोड यूजुअली इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो ऑब्जेक्ट कोड वो कोड होता है जो कि बाइनरी लैंग्वेज में होता है, ठीक है। अब देखो दो बातें हैं। पॉइंट नंबर 1, सोर्स कोड जो है ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होता है। हम नॉर्मल ह्यूमन जो है सोर्स कोड को समझते हैं कि हमने पाइथन में या सी, C++ या जावा लैंग्वेज में हमने ये कोड लिखा हुआ है, इसका मीनिंग ये होता है, ये हमें समझ में आता है, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर को वो समझ में नहीं आता। कंप्यूटर को हमारा सोर्स कोड समझ में नहीं आता। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंप्यूटर को यूज़र के थ्रू लिखा हुआ हाई लेवल लैंग्वेज का सोर्स कोड समझ में नहीं आता। तो फिर कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? कंप्यूटर को समझ में आता है केवल ऑब्जेक्ट कोड। आई रिपीट, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली ऑब्जेक्ट कोड। और ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? बाइनरी लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज में यानी कि मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है। सिंस वो 0 एंड 1 में होता है ऑब्जेक्ट कोड, सिंस ऑब्जेक्ट कोड 0 एंड 1 में होता है, इसलिए वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल तो होता है लेकिन यूज़र अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है। हो गई ना प्रॉब्लम? तो ये जो प्रॉब्लम है कि भाई कंप्यूटर हार्डवेयर ऑब्जेक्ट कोड समझता है और यूज़र सोर्स कोड समझता है, तो इन दोनों के बीच में एक एज अ ब्रिज, एज अ ट्रांसलेटर, एज अ प्रोसेस, एज अ लैंग्वेज प्रोसेसर वर्क करने के लिए हमारे पास ये 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं, ठीक है। नंबर 1 इज़ असेंबलर। अच्छा, असेंबलर के बारे में बोलने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ऑन द होल लैंग्वेज प्रोसेसर्स आर द प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड इनटू सोर्स कोड। तो ये वर्क हुआ किसका? लैंग्वेज प्रोसेसर्स का। ओके, अब हम चलते हैं असेंबलर। देखो, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर, इसके बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। इसलिए इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन करने वाला नहीं हूँ, मैं सिंपल बोल दे रहा हूँ। असेंबलर क्या होता है? लैंग्वेज प्रोसेसर होता है, कन्वर्ट करता है प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखा होता है।
यानी कि असेंबली लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ये, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या होता है, अब ये मत कहना कि सर असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ठीक, क्योंकि ये सारा का सारा आपकी प्रीवियस क्लास में हो चुका है। इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरप्रेटर एक ऐसा लैंग्वेज प्रोसेसर है जो कि हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन, ठीक है, ये जो वर्ड है यहाँ पे लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। इतना ज़रूर याद रखिएगा, अगर इतना याद नहीं रखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे इंटरप्रेटर और कंपाइलर में। और कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर ट्रांसलेट ये भी करता है, ठीक है, लेकिन ये वन गो में करता है, एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है या कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो दीज ऑल आर द टास्क ऑफ असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वो जो मैंने एक आपको इमेज दिखाई थी उस समय, यस दिस वन, तो हमने हार्डवेयर के बारे में स्टडी कर चुके, हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में स्टडी कर चुके। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात कर ली है अभी, एंड देन लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में बात कर चुके हैं हम, ठीक है। अब हम फर्दर चलते हैं, यूटिलिटीज़ और डिवाइस ड्राइवर के बारे में मैं आपको यहाँ पे अभी बता दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे उस पीडीएफ में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया है। देखो डिवाइस ड्राइवर क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर एक टर्म होती है कंप्यूटर सिस्टम में हम जो भी हार्डवेयर अटैच करते हैं, जैसे कि वेबकैम अटैच किया, ठीक है, या फिर पेन ड्राइव को अटैच किया, या फिर किसी मॉडेम को अटैच किया, प्रिंटर को अटैच किया हमने, तो ये जितनी भी डिवाइसेस, जितनी भी पेरिफेरल्स हम अटैच करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के साथ में, उन सभी डिवाइसेस के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ड्राइवर बोलते हैं। उस एक पर्टिकुलर, जैसे प्रिंटर हमने इंस्टॉल किया तो क्या करना पड़ता है, आपको पता होगा कि प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसे इंस्टॉल करना होता है। तो इस तरह की डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर हर एक डिवाइस के अलग अलग होते हैं, ठीक है, इन्हें भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखा जाता है। यूटिलिटीज़ की बात अभी आएगी, यूटिलिटीज़ हम उसमें आपको बता देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आई थिंक कि आपको क्लियर होगा कि हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग आगे चल रहे हैं और समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब देखो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, हियर इट इज़ मेंशन्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे। इट इज़ रिटन हियर, लुक इन दिस कॉर्नर, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ द सेट ऑफ प्रोग्राम नेसेसरी टू कैरी आउट ऑपरेशंस फॉर अ स्पेसिफाइड एप्लीकेशन। यहाँ पे ये जो स्पेसिफाइड एप्लीकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो था, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी एक सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन वो ओवरऑल मैनेजमेंट करता है हमारे कंप्यूटर का, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये भी देखेगा कि भाई हार्डवेयर प्रॉपर वर्क कर रहा है, और वो ये भी देखेगा कि इस तरह की कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अगर है सिस्टम में तो वो भी प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसका टास्क सिर्फ इतना ही होता है कि ये सिर्फ अपना स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करेगी और जय श्री राम, है ना। तो आगे चलते हैं। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास देखो यहाँ पे अवेलेबल है ये सारे के सारे ऑप्शंस, पैकेजेस, यूटिलिटीज़, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, डेवलपर टूल्स, ये सारे के सारे किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। और जैसे यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का सॉफ्टवेयर, है ना, कोई भी बिलिंग का सॉफ्टवेयर, आप मॉल जाते हो, वहाँ से कुछ परचेज करते हो तो उसका एक बिल निकाल के देते हैं वो प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो उसका भी एक सॉफ्टवेयर होता है, वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस बुक में, आपकी बुक में ये जो टर्म्स यहाँ पे हमने मेंशन कर रखी हैं, पैकेजेस हैं, यूटिलिटीज़ हैं, कस्टमाइज्ड हैं सॉफ्टवेयर और डेवलपर टूल्स, इन सब के बारे में वन बाय वन इन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। वीडियो ऑलरेडी 24 मिनट्स का हो चुका है, मैं इन शॉर्ट आपको क्लियर करता हूँ, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, सब समझ में आएगा आराम से। पॉइंट नंबर 1 है पैकेज।
पैकेज क्या है? बिल्कुल सिंपल सी बात मैं आपको बता देता हूँ। MS ऑफिस का नाम सभी ने सुना होगा, ठीक है? तो MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस एक पैकेज होता है। इस पैकेज में कई सारे सॉफ्टवेयर्स रखे हुए होते हैं, मतलब कई सारे सॉफ्टवेयर्स का कॉम्बिनेशन होता है ये। उस कॉम्बिनेशन में आपको MS एक्सेल भी मिलेगा, एक्सेस भी मिलेगा, है ना? और बाकी के DBMS का भी उसमें एक पोर्शन मिलता है। तो एक कंप्लीट पैकेज होता है। वो पैकेज दैट पैकेज इज़ रिलेटेड टू ऑफिस, यानी कि एक ऑफिस में जितना जो भी टास्क किया जाता है उससे रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं वो उन्होंने उसमें रख रखे हैं, ठीक है? तो ये बात हुई पैकेज की। अब यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल दे रखा है उस एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। ये वाला जो पैराग्राफ है, अब इस पैराग्राफ को हम रीड कर लेते हैं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एज एप्लीकेशन में बी न्यूमरस, सिंस कई सारी एप्लीकेशंस हो सकती हैं, इट इज़ नॉट फिजिबल टू डिज़ाइन सॉफ्टवेयर फॉर ईच वन ऑफ देम, रादर सम जनरल softwares are designed that may be used by individual users in the manner it suits their needs and requirements. Such general application softwares are known as package. Some major and most common categories of general application softwares यानी कि package are given below, and these are वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया, DBMS का एक पैकेज होता है, ठीक है? अच्छा, ग्राफिक्स या फिर मल्टीमीडिया एंड प्रेजेंटेशन का भी हो गया। तो ये क्या है एग्जांपल? ये यहाँ पे देखो स्प्रेडशीट भी आ गई और DTP भी आ गया, डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर भी आ गया। ये सारा का सारा क्या है? कॉम्बिनेशन हो गया, एक कंप्लीट पैकेज हो गया। ये पूरा का पूरा पैकेज हम परचेज कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे कॉलेज में या फिर ऑफिस में यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज बेसिकली पैकेज। अब ये पैकेज हो या यूटिलिटी हो, ये सारे के सारे आएंगे किस में? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, ठीक है? तो इसमें कंफ्यूज मत होना। यूटिलिटीज़ क्या होता है? देखो, यूटिलिटी के बारे में आपको बता देते हैं कि जैसे आप किसी होटल में जाते हो, होटल में रुकते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का वर्क क्या होता है कि भाई कोई गेस्ट किसी होटल में रुका हुआ है, किसी रूम में रुका हुआ है, तो जब वहाँ पे वो रहते हैं तो साफ़ सफाई करने के लिए, चीज़ों को मैनेज करने के लिए, कहीं पे कुछ अगर गंदगी है उसको साफ़ करने के लिए, कुछ टूट गया है तो उसको रिमूव करके दूसरा लगाने के लिए, है ना? सारा का सारा वर्क ये हाउस कीपिंग का होता है। बिल्कुल वही इसी तरह का टास्क करने के लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं कि जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कहीं पे कोई कोड ब्रेक हो जाए, कहीं पे डेटा एक्स्ट्रा अनयूज डेटा पड़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए, या फिर कहीं कुछ बैकअप लेना है तो उस बैकअप को लेने के लिए, कुछ डिलीट करना है, फाइल्स को क्लीन करना है, तो इस सब के लिए भी कई डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल होते हैं और उन्हें हम यूटिलिटीज़ कहते हैं, ठीक है? इट इज़ also mentioned here, utilities are those application programs that assist the computer by performing housekeeping functions like backing up file, backing up disk, or scanning, cleaning viruses, or arranging information etc. ठीक है? तो ये सारा का सारा काम जो सॉफ्टवेयर करते हैं उन्हें हम यूटिलिटीज़ बोलते हैं। अब यूटिलिटीज़ में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट यूटिलिटीज़ होती हैं उसके बारे में हम यहाँ इस पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, लुक एट हियर, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर का वर्क क्या होता है? एक सिंपल सा प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम है जिसका यूज़ हम करते हैं क्रिएट करने में, एडिट करने में टेक्स्ट की फाइल्स को, ठीक? बैकिंग अप यूटिलिटी, यू ऑल नो फुल्ली वेल, अगर बैकअप लेना है तो हम इस यूटिलिटी का यूज़ करते हैं। कंप्रेशन यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर फाइल्स ज़्यादा लार्ज फाइल्स हैं तो उनको कंप्रेस करके कम स्टोरेज में सेव करने के लिए हम कंप्रेशन यूटिलिटी यूज़ करते हैं। डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ठीक है? डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या होता है इसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। देखो,
पहली बात तो ये कि डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एकीकरण करना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, डीफ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है एकीकरण करना। अब इसका और थोड़ा सा डीपली मीनिंग समझ लो। देखो क्या होता है कि जब हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लार्ज फाइल्स को स्टोर किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि उन फाइल्स को कई सारे पीसेस में डिवाइड करके उन पीसेस को अलग अलग स्टोर कर लेता है। ठीक है, तो उन पीसेस को अलग अलग स्टोर कर दिया। एक कंप्लीट फाइल है, वो फाइल काफ़ी लार्ज है, उसको कंप्लीट फाइल को एज इट इज़ स्टोर ना करके कई बार ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कई सारे पीसेस में कन्वर्ट कर देता है, कई टुकड़ों में तोड़ देता है और उसको सेव कर लेता है। ठीक है, अब ऐसा करने से प्रॉब्लम क्या आती है? ऐसा करने से प्रॉब्लम ये आती है कि उस डेटा को उस लार्ज फाइल को एक्सेस करने में ज़्यादा टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है, या फिर दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे तो बहुत उसको एक्सेस करने में प्रॉब्लम होती है, एक्सेस करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, प्रोसेसिंग स्लो रहती है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि उन फाइल्स को जो फ्रेगमेंटेड फाइल हैं, यानी पीसेस में जो फाइल है, उन फ्रेगमेंटेड फाइल्स को डीफ्रेगमेंटेड कर दिया जाए, है ना। तो फिर क्या होगा, वो सारे के सारे पीसेस एक ही प्लेस पे, एक ही ट्रैक पे एक साथ स्टोर हो जाएंगे और फिर वहाँ से उस फाइल को एक्सेस करना इजी हो जाएगा। तो इस तरह का जो वर्क करती है जो यूटिलिटी, उसको हम बोलते हैं डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट डीफ्रेगमेंटर। नेक्स्ट वन इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। भाई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बताना नहीं चाहिए हमें, आप लोगों को उल्टा हमें बताना चाहिए कि एंटीवायरस क्या होता है। तो एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है। देखो ये दोबारा से वही इमेज आ गई यहाँ पे, जिस इमेज को आपको उस समय दिखाया था हमने, ये वही इमेज है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बिजनेस सॉफ्टवेयर्स आते हैं। बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। इनका भी एक प्रॉपर मोटिव होता है कि भाई हमें ऐसा ऐसा टास्क करने के लिए एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाना है। ठीक है, तो जैसे कि बिजी का सॉफ्टवेयर आता है। बिजनेस सॉफ्टवेयर्स मेनली होते हैं कि लेजर्स को किस तरह से मेंटेन करना है, उसमें किसी पार्टी की कंप्लीट डिटेल स्टोर करने के लिए, बिलिंग करने के लिए। ठीक है, उसका लेजर की सारी एंट्रीज रखने के लिए, उसके चालान्स, उसकी बिल्टीज़ जो है वो सब सेव करने के लिए इस तरह के बिजनेस सॉफ्टवेयर्स का यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं वो यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर रखे हैं इन्होंने। ये रहा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, होटल मैनेजमेंट का, या फिर रेलवे रिजर्वेशन का सिस्टम। ये सारी के सारे क्या है? बिजनेस सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अच्छा, सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो, बिजनेस सॉफ्टवेयर हो या नॉन बिजनेस सॉफ्टवेयर हो, नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, वो कस्टमाइज भी किए जाते हैं कई यूज़र्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, लास्ट आपका जो टॉपिक है, इट इज़ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी। सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी डेफिनेशन इस बॉक्स में ज़रूर पढ़ लीजिए आप। ठीक, अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी इज़ अ प्री डिफाइंड एंड अवेलेबल टू यूज़ सूट of data and programming code in the form of pre-written code। इस बात को ध्यान से देखिएगा, in the form of pre-written code, oblique functions, oblique scripts, oblique classes etc. that can be used। सबसे important जो फीचर है इसका वो ये है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, that can be used in the development of new software programs and application। लैंग्वेज से तो कुछ खास समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, अब इसको हम सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले बात ये कि जब आप लोग मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करते हो तो
आपका नहीं पता मुझे, लेकिन मेरा पता है। मैं क्या करता था कि मेरे रूम में एक मैंने चार्ट लगा लिया, उस चार्ट पे मैंने जो इम्पोर्टेंट फार्मूला थे उनको मेंशन कर लिया, ठीक है, उनको लिख लिया मार्कर से बड़ा बड़ा, और उसमें 20, 30, 40, 50 तक के स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ठीक है, ये सब लिख लिए। और तो क्या हो गया कि वो चार्ट मेरे रूम में रहता है, इम्पोर्टेंट फार्मूला लिख लिए साइन थीटा वगैरह के, टिग्नोमेट्री के, है ना, तो वो रूम में रहता है। और जब कैलकुलेशन करते हैं तो स्टडी टेबल के सामने ही लगी हुई है, जब हम मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको हमने देख लिया तुरंत ही, ठीक। तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है और उसको रिवाइज करने में भी आसानी हो रही है। अगेन एंड अगेन हम उसको यूज़ कर रहे हैं उस चार्ट को। तो इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने रिलेटेड फंक्शंस की एक लाइब्रेरी बना के उस लाइब्रेरी में मैंने वो सारे के सारे स्टोर कर दिए और उनको मैं अगेन एंड अगेन एक्सेस कर रहा हूँ, अनलिमिटेड एक्सेस कर रहा हूँ, मुझे दोबारा से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने हमारे फॉर्मूले की एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दी, ठीक है, और उसको हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर ले रहे हैं। अब कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि हमने उसमें कुछ प्री रिटन कोड्स लिख दिए, कुछ फंक्शंस लिख दिए, कुछ स्क्रिप्ट्स लिख दी, कुछ क्लासेस उसमें मेंशन कर दी, रिपीट रिमोशन में अगेन एंड अगेन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो वर्क है, ये वर्क होता है लाइब्रेरी का, ठीक है। वन मोर थिंग, अब इसमें कुछ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एंड दीज एग्जाम्पल्स आर पाइथन से रिलेटेड ही हैं। नंबर 1 NumPy, SCI यानी कि साइंस पाई, और पांडा लाइब्रेरी। अब सुन लीजिए वन बाय वन कि ये NumPy क्या है। देखो, पाइथन लैंग्वेज की ये एक लाइब्रेरी है, इसमें बहुत सारे यूज़फुल फीचर्स को रखा गया है जो कि न्यूमेरिकल पाइथन से रिलेटेड हैं। न्यूमेरिकल पाइथन मतलब मैथमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि डिवाइड हो गया, नहीं डिवाइड हाँ, डिवाइड की फंक्शनैलिटी क्या होती है, मॉड्यूलस की फंक्शनैलिटी क्या होती है, या फिर स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट होगा, या फिर साइन थीटा की या फिर कॉस थीटा की या टेन थीटा की कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, उस फंक्शन को हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेते हैं। उस फंक्शन को पूरा का पूरा मेंशन करने की, पूरा कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम सिंपली उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद उसको यूज़ कर लेते हैं, और विद इन 1 लाइन उसका आउटपुट आ जाता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल पाइथन से रिलेटेड जो लाइब्रेरी है सॉफ्टवेयर की, उसे हम NumPy बोलते हैं, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, लीनियर अलजेब्रा है, ऑप्टिमाइजेशन है, इंटीग्रेशन है, स्टैटिस्टिक्स है, इनके कुछ फीचर्स को स्टोर किया गया है जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। उससे रिलेटेड जो लाइब्रेरी है वो है साइंस पाई, SCI SciPy, ठीक है। नंबर 3 एक पांडा लाइब्रेरी है, ये भी पाइथन का ही एक पैकेज है, या फिर आप बोल सकते हो एक लाइब्रेरी है। इसका वर्क किस लिए करते हैं, इसका वर्क भी हम इसीलिए करते हैं कि लेबल्ड और रिलेशनल डेटा, देखो लेबल्ड एंड रिलेशनल ये डेटा होते हैं, ये डेटा, रिलेशनल डेटा क्या होता है, लेबल्ड डेटा क्या होता है, इसके बारे में नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स आएंगे, कोडिंग आपकी शुरू होगी तब जाके आपको क्लियर होगा, जब आप बेसिक्स ऑफ पाइथन समझ जाओगे, ठीक है। ऑन द होल फ़िलहाल के लिए आप इतना समझिए पांडा लाइब्रेरी के बारे में कि इट इज़ डिज़ाइंड फॉर क्विक एंड ईजी डेटा मैनिपुलेशन, एग्रीगेशन एंड विजुलाइजेशन के लिए, एग्रीगेशन के लिए और डेटा के मैनिपुलेशन के लिए एक लाइब्रेरी पाइथन प्रोवाइड करता है जिसको हम पांडा लाइब्रेरी बोलते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Now this lecture, this chapter is completed according to my book. I will see if something is left, and now I will give you some question answers which you have to write down in your notebook. उसके मैं आपको केवल क्वेश्चंस बताऊंगा, आप कहोगे आंसर्स कहाँ से मिलेंगे, तो आंसर्स
इन्हीं लेक्चर्स में मिलेंगे आपको, जो लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो यू आर फ्री टू आस्क मी टू एक्सप्लेन समथिंग और टू फाइंड टू आई विल हेल्प यू टू फाइंड सम आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस जो आपकी बुक में हैं, जो मेंशन कर रखे हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको सारे के सारे करने हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। नोटबुक में नोट करने के लायक कौन कौन से क्वेश्चंस हैं मैं वो आपको बताऊंगा। बाकी के सारे क्वेश्चंस को आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे कि अगर MCQ टाइप के हैं क्वेश्चंस और वन वर्ड या फिर वन लाइन या फिर शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो जो भी एक्सरसाइज में अवेलेबल है वो आपको सारी करने हैं। लेकिन जो आपको नोटबुक में प्रॉपर नोट करने हैं, जो ज़्यादा यूज़फुल हैं, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो वो एक PDF बना के मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा। आप वहाँ से वो क्वेश्चंस लेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, उसके बाद मुझे शेयर करेंगे नोटबुक की फ़ोटोज़, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।